आइए दोस्तों शुरू करते हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। और बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में हमारा विषय चल रहा है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हमारा चैप्टर आज चलेगा सैयद वंश। तो सैयद वंश से संबंधित बहुत से सारे टॉपिक इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने तुगलक वंश के बारे में बहुत सारी चर्चा की, उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो आइए सैयद वंश की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सैयद वंश की जो शासन काल माना जाता है वह 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन काल चलता है। तो इसमें इस सैयद वंश में 4 शासक हुए, 4 शासक हुए थे। इस वंश में 4 शासक हुए थे और इन 4 शासकों का शासनकाल बहुत ही कम समय तक माना जाता है। इन 4 शासकों का जो शासन काल है बहुत ही कम समय तक माना जाता है। तो इसी में सैयद वंश में एक शुरू होता है खिज्र खां। खिज्र खां के बारे में आइए, सैयद वंश से ही संबंधित है, शुरू करते हैं। खिज्र खां खिज्र खां का जो शासन काल चलता है 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक खिज्र खां का शासन काल चलता है। तो सैयद वंश का संस्थापक जो हैं, संस्थापक यानी सैयद वंश के संस्थापक हैं, वो कौन है? खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। संतलत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश से संबंधित है। किससे? शिया वंश, यानी दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला शिया वंश से यह एक संतलत काल में शासन करने वाला यह एक मात्र शिया वंश था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी, बल्कि उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत ए आला की इसने उपाधि धारण की थी। किसने? खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, बल्कि सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। खिज्र खां अपने शासन काल में तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। यानी खिज्र खां अपने शासन काल में तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का ये दिखावा करता रहा। और 20 मई 1421 ईस्वी को 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। अब खिज्र खां के बाद इसका एक पुत्र है मुबारक शाह। किसका पुत्र? खिज्र खां का पुत्र खिज्र खां का कौन पुत्र? मुबारक। क्या है? मुबारक खां। मुबारक शाह। खिज्र खां की मृत्यु के बाद इसका पुत्र मुबारक खां, मुबारक शाह अगला उत्तराधिकारी बनता है, गद्दी पर बैठता है के नाम से। यानी मुबारक खां मुबारक शाह के नाम से, मुबारक खां मुबारक शाह के नाम से 1421 में 1421 ईस्वी में कहाँ बना? दिल्ली का सुल्तान बनता है।
दिल्ली का ये सुल्तान बनता हुआ है। कब? मई 1421 में 21 ईस्वी में दिल्ली का ये सुल्तान घोषित किया जाता है। मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। यानी मुबारक शाह को सैयद वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। सैयद वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। मुबारक शाह खिज्र खां की रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था। यानी मुबारक शाह मुबारक जो शाह था, खिज्र खां की रैयत ए आला की उसने जो उपाधि धारण की थी, इससे मुबारक शाह संतुष्ट नहीं था। इसलिए स्वयं को अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। कौन? मुबारक खां अपने आप को सुल्तान घोषित किया हुआ था। मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे महान शासक था, ये आपको मैंने बता ही दिया। इसने 1433 ईस्वी में, किसने? मुबारक खान ने 1433 ईस्वी में 1433 ईस्वी में इसने क्या किया? यमुना नदी के तट पर, कहा? यमुना नदी के तट पर मुबारकबाद नामक एक नगर बसाया। कौन सा? मुबारकबाद नामक एक क्या बसाया था? नगर बसाया हुआ था। किसने? मुबारक खान ने यमुना नदी के तट पे मुबारकबाद एक नगर बसाया हुआ था। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। यानी मुबारक शाह ने किसकी उपाधि धारण की थी? शाह की उपाधि इसने धारण की थी। मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की थी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था तथा अपने नाम के इसने सिक्के भी जारी किए थे। सिक्के जारी किए थे। कौन सा? अपने नाम का इसने सिक्का भी जारी किया हुआ था। कौन? मुबारक खां। आगे मुबारक शाह के बाद उसका पुत्र, दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है। यानी मुबारक खां के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? उसका एक दत्तक पुत्र है मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और अपनी अयोग्यता से उसने सैयद वंश के पतन का मार्ग इसने खोल दिया था। यानी मोहम्मद शाह अपनी अयोग्यता के कारण, अपनी अयोग्यता, कुशल नेतृत्व नहीं कर पाता था, बहुत से सारी कमियां थी। इस कमियों के कारण इसने क्या किया? सैयद वंश का पतन शुरू हो गया। इसी के शासन का काल जब धीरे धीरे समाप्त होता है तो सैयद वंश एक अपने पतन के मार्ग की ओर लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ते लगती है। और इसने सैयद वंश का पतन का मार्ग इसने खोल दिया था। किसने? मोहम्मद शाह ने। क्योंकि यह बहुत ही सही शासक सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन इसके वजीर सखरुल मुल्क ने, इसका एक वजीर था, और वजीर कौन था? सखरुल मुल्क इसका वजीर था और इसने बहुत दिन तक साम्राज्य को संभाले रखा था। इसने
साम्राज्य को इसने संभाले रखा हुआ था। कौन? सखरुल मुल्क। और ये कौन था? इसका एक वजीर था। वजीर को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह ने उसे खान ए जहां की उपाधि धारण की थी। सखरुल खां को इसने कौन सी उपाधि दी थी? इसने खान ए जहां की उपाधि इसने दिया था। किसको? सखरुल मुल्क को इसने खान ए जहां की उपाधि धारण किया था। 1443 ईस्वी में 1443 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद इसका पुत्र आलम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है। कौन? इसका पुत्र अलाउद्दीन। और कौन सी उपाधि धारण की थी? आलम शाह की उपाधि धारण कर इसने गद्दी पर बैठता है। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में यह कहावत है, एक लोकप्रिय हुई थी। कौन सी कहावत? देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालन तक। देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालन तक लोकप्रिय हुआ था। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत के शासन की बागडोर सैयदों से निकलकर लोधियों वंश के हाथों में चला गया। किसके? लोधियों वंश के शासकों के हाथ में चला गया। तो दोस्तों, सैयद वंश से संबंधित बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे लोधी वंश। अगली वीडियो लेकर के हम आएंगे लोधी वंश। तब तक के लिए बस इतना ही। और हमारे वीडियो को जरूर आप देखें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी त्रुटियां होती है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। धन्यवाद।